हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ओके फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज क्लास 10th की फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर प्रकाश का अपवर्तन पढ़ते हैं। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, इसमें अपवर्तन के नियम क्या होते हैं और प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या होती है। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की ओर झुकती है और अभिलंब से दूर हटती है। ये ऐसा क्यों होता है? तो सबसे पहले इसमें पढ़ते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे ये सघन है। मान लो ये इसका सीमा पृष्ठ है, ऊपर का माध्यम N1 विरल है, विरल का मतलब वायु, और नीचे का माध्यम सघन है। सघन मान लेते हैं जैसे कांच है मान लो आपका। तो इस माध्यम का अपवर्तनांक N1 है और इसका क्या है N2 है। अलग अलग दो माध्यम है। तो इसमें जब कोई प्रकाश की किरण आती है, पारदर्शी माध्यम है, तो वायु से किरण आ रही, फिर कहाँ प्रवेश कर रही? कांच में प्रवेश कर रही। तो वह अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है। ऐसे नहीं कि जिस जैसे आए वैसे सीधा चली जाए। ये देखो सीधे नहीं जा रही, थोड़ा अभिलंब की ओर क्या हो रही? झुक रही है। तो इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है। इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब एक और चित्र बनाते हैं। ये आपतन कोण I, अपवर्तन कोण R। ये मान लो आपका सघन है और N2 आपका क्या है? विरल। AB किरण है और BC। तो प्रकाश का अपवर्तन समझ में आ गया कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है। इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन के नियम क्या है? अपवर्तन के नियम, रिफ्रैक्शन ऑफ लॉ। रिफ्रैक्शन ऑफ लॉ। अपवर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम क्या है कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल के एक ही बिंदु में होते हैं। पहला नियम क्या है कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा अभिलंब ये तीनों एक ही बिंदु पर, ये जो आपतन बिंदु होता है एक ही बिंदु में होते हैं।
और दूसरा इसका क्या नियम है, दूसरा नियम है कि आपतन कोण की ज्या यानी साइन आई बटे अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, स्नेल का नियम, स्नेल का नियम कहते हैं। तो ये अपवर्तन के नियम हो गया। पहला नियम, आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल के एक ही बिंदु में होते हैं। और दूसरा क्या है, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे स्नेल का नियम कहते हैं। अब अपवर्तनांक क्या होता है, अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है। अपवर्तनांक क्या होता है, अपवर्तनांक किन्हीं दो माध्यमों में प्रकाश की चालों का अनुपात होता है। मान लो अपवर्तनांक n, तो किरण y से आएगी तो y में प्रकाश की चाल, y में चाल बटे दूसरा माध्यम कांच है, कांच में प्रवेश किया तो कांच में चाल, कांच में चाल। तो y में चाल हमेशा c होती है और कांच में चाल v मान लेते हैं। तो फार्मूला आ जाता है n बराबर c/v, y में चाल और बटे कांच में चाल। इन दोनों की चालों के अनुपात को ही क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। इसका कोई मात्रक नहीं होता क्योंकि ये अनुपात है। अब अगर पहला माध्यम इसे लिखे 1n2, पहला माध्यम वायु है, दूसरा माध्यम क्या है, कांच है, तो इसे हम 1n2 लिख सकते हैं, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक या पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक लिख सकते हैं। इसको बराबर c/v लिख सकते हैं। इस प्रकार लिखा जा सकता है। अब बात आती है कि ये जो आपतित किरण है और अपवर्तित किरण है सघन माध्यम में अभिलंब की ओर क्यों झुक जाती है। देखो, तो जब कोई प्रकाश की किरण विरल से सघन में, विरल से कहां, सघन में, या वायु से कांच में, वायु विरल माध्यम होता है और कांच सघन माध्यम होता है। तो जब कोई प्रकाश की किरण विरल से सघन में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्यों झुक जाती है, यहां पर हम स्नेल का नियम देखते हैं। क्या आता है, साइन आई बटे साइन आर बराबर 1n2। अब देखो यहां पर 1n2 लिखा, तो अगर हम इसको अपवर्तनांक के पदों में लिखेंगे, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम का अपवर्तनांक, ये फार्मूला होता है। और चाल के अनुपात में ये हो गया y में चाल बटे किसी दूसरे माध्यम में चाल, n बराबर c बटे v। दूसरा माध्यम जल भी हो सकता है, कांच भी हो सकता है। अगर अपवर्तनांक के पदों में लिखेंगे, किरण पहले से दूसरे में आ रही तो बराबर पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक बराबर क्या होगा, दूसरे का अपवर्तनांक बटे पहले का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटे पहले। ये अपवर्तनांक के पदों में है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बराबर n2 बटे n1। अब n2 जो है सघन है, सघन का मतलब कांच है, कांच का मतलब कांच के जो अणु हैं बहु पास पास है, तो इसका घनत्व तो ज्यादा है, इसका क्या घनत्व ज्यादा है। तो n2 बटे n1 का जो मान है ये ग्रेटर देन क्या है, 1 के आता है, 1 से क्या आता है, इसका मान अधिक। तो साइन आई बटे साइन आर बराबर n2 बटे n1 ग्रेटर देन 1, तो ये भी आ जाएगा साइन आई और बटे साइन आर ग्रेटर देन 1। तो इसे लिख सकते हैं हम साइन आई ग्रेटर देन साइन आर, अर्थात कोणों की तुलना करेंगे तो आई ग्रेटर देन आर, या इसी को लिख सकते हैं आर लेस देन आई। इसका मतलब है जो आई आपका जो कोण है, आपतन कोण है, ये बड़ा है और अपवर्तन कोण क्या है, छोटा है।
आई का मान क्या है, बड़ा है, आपतन कोण का मान बड़ा है, और आर क्या है, छोटा, आई ग्रेटर देन आर। इसलिए जब कोई किरण विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो आई ग्रेटर देन आर या आर लेस देन आई, आर जो है आपका छोटा है आई से, तो ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। कहाँ झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, झुक जाती है। तो जब कोई किरण विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो कहाँ झुक जाती है, अभिलंब की ओर, सीधे न जाकर अभिलंब की ओर झुक जाती है। नोट सेकंड की बात करते हैं इसी प्रकार हम, कि अब दूसरे चित्र में आते हैं। अब ऊपर का माध्यम सघन है, दूसरा क्या है, विरल है। ऊपर सघन, मान लो ऊपर आपका कांच माध्यम है और नीचे माध्यम क्या है, वायु। तो जब किरण सघन से विरल में यार प्रवेश कर रही, कांच से वायु में प्रवेश कर रही, तो ये किरण अभिलंब से दूर हट रही, अभिलंब से दूर हट रही। क्यों हट रही, अब देखते हैं। यहां भी हम स्नेल का नियम लगाते हैं, साइन आई और बटे साइन आर बराबर 1n2 बराबर क्या आ जाएगा, n2 बटे n1। अब यहां पर क्या था, n2 का घनत्व अधिक था, n1 का क्या कम था, तो इसका मान n2 बटे n1 ग्रेटर देन क्या आया था 1। अब इसी में उल्टा हो जाएगा, लेस देन क्या आ जाएगा 1, एक से इसका मान क्या आएगा कम। तो ये भी साइन आई और बटे साइन आर, ये भी लेस देन क्या हो जाएगा 1 के। तो इसी को लिख सकते हैं हम साइन आई लेस देन साइन आर। कोणों की तुलना कर लो, आई लेस देन आर। अब यहाँ पर हम सिद्ध कर लिया है कि जो आई होता है ये छोटा होता है आर से। अब देखो आई क्या है, छोटा है किससे, आर से। देखो अभिलंब से ये कोण अधिक है, ये क्या है कम है, तो यहाँ आई का मान कम हो जाता है, आर का मान अधिक हो जाता है। इसलिए जब कोई प्रकाश की किरण सघन से विरल में प्रवेश करती है, सघन से विरल में जब कोई प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हटती है, वो अभिलंब से दूर हट जाती है, दूर हट जाती है। ये दोनों नोट दिमाग में हमेशा रखना है कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल से सघन में तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जब कोई प्रकाश की किरण सघन से विरल में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। क्यों हट जाती है, क्योंकि ये अभिलंब की ओर झुक जाती है क्योंकि आई का मान बड़ा है आर से, और ये अभिलंब से दूर हट जाता है क्योंकि आई का मान छोटा है आर से। इस प्रकार ये प्रकाश का अपवर्तन हो गया। और अगर कोई प्रकाश की किरण, नोट तीसरा, अगर कोई प्रकाश की किरण I बराबर 0 तो R बराबर 0 होता है। अगर कोई प्रकाश की किरण पृष्ठ के अभिलंबवत प्रवेश कर रही है, सीधा लंबवत प्रवेश कर रही है, तो उसका विचलन नहीं होता। जितने I बराबर 0 कोण में आ रही तो R भी क्या होगा 0, वो ना तो अभिलंब की ओर झुकती है ना अभिलंब से सीधा लंबवत आती है। और क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलती, आवृत्ति नहीं बदलती। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी क्या नहीं बदलती, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति नहीं बदलती। और बदलता क्या है, वेग यानी चाल बदल जाती है और तरंग दैर्घ्य बदल जाती है। तरंग दैर्घ्य ये क्या हो जाती है, बदल जाती है, तरंग दैर्घ्य बदल जाती है। तो ये हो गया आपका प्रकाश का अपवर्तन, कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है। इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो जब कोई प्रकाश की किरण विरल से सघन में प्रवेश कर रही तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्यों झुक जाती है, I ग्रेटर देन R। और जब कोई प्रकाश की किरण सघन से
विरल में प्रवेश करे। यहाँ विरल से सघन में, ये सघन से विरल में है, तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है। क्यों? आई लेस देन आर, आपतन कोण का मान छोटा हो जाता है, आर का मान क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक क्या होता है? चाल में तो किरण हमेशा वाई से आती है, तो वाई में चाल बटे किसी दूसरे माध्यम में चाल, तो n बराबर c बटे v। अपवर्तनांक के पदों में फार्मूला, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, पहला माध्यम 1, दूसरा क्या है 2, तो 1n2 लिख सकते हैं। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक बराबर दूसरे का अपवर्तनांक बटे पहले का अपवर्तनांक। अब इसमें पढ़ाते हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या होती है। प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता देखते हैं। प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रे, देखते हैं। आई कौन है? ये क्या है? आर है। ये पहला माध्यम है, इसका अपवर्तनांक n1, ये दूसरा माध्यम है, इसका अपवर्तनांक n2। ये विरल है, मतलब वायु माध्यम है, और ये सघन है। मान लिया कौन सा माध्यम है? कांच माध्यम। ए, बी और सी। तो किरण वायु से सघन में आ रही, तो अभिलंब की ओर क्या हो गई है? झुक गई है। उत्क्रमणीयता क्या होती है? तो यहाँ पर हम स्नेल का नियम लगाते हैं। क्या? साइन आई बटे साइन आर बराबर यन। यन क्या? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे के, तो 1n2 लिख सकते हैं। आपतित किरण AB है, तो अपवर्तित किरण क्या है? BC। अब अगर हम किरण को वायु से कांच में प्रवेश किया है, अब अगर किरण कांच से वायु में जाए, कांच से CB, तो अपवर्तित किरण क्या होगी? BA। अपवर्तित किरण क्या होगी? BA। तो हम ये कब? जब वायु से किरण कहाँ जा रही? कांच में, तब स्नेल का नियम लगा दिया। अब किरण मान लेते हैं कि किरण कांच से वायु में जा रही, कांच से वायु में जा रही है, तब आपतन कोण क्या होगा आपका? अभी किरण वायु से कांच में आ रही, तो आपतन कोण आई है, अपवर्तन कोण आर है। अब किरण कांच से वायु में जा रही है ऐसे, तो आपतन कोण आर होगा, अपवर्तन कोण आई होगा। तो यहाँ पर हम स्नेल का नियम लगा देते हैं। तो साइन आई, आपतन कोण क्या है आपका? आर। साइन आर, आर क्या है आपका? आई। तो साइन आई बराबर 1n2 था, तो अब क्या हो जाएगा? 2n1 हो जाएगा। 2n1 समीकरण 2। 1 और 2 को हम हल कर देते हैं। समीकरण 1 और 2 का गुणा करा देते हैं। तो समीकरण 1 क्या? इधर साइन आई और बटे साइन आर इंटू, इधर समीकरण 1 में क्या है? साइन आर बटे साइन आई बराबर, इधर क्या था? 1n2 इंटू, इधर गुणा कराया तो 2n1। तो साइन आई से साइन आई, साइन आर से तो ये 1 आ गया, तो 1 बराबर आ गया 1n2 इंटू 2n1, अर्थात इसे 1n2 बराबर लिखेंगे तो 1 अपान क्या आ जाएगा? 2n1। कहने का मतलब है 1n2 पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक बराबर
1 अपान दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले का पूर्णांक। ये है प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। अर्थात एग्जाम्पल एक देते हैं, मान लो वायु के सापेक्ष कांच का पूर्णांक ANG आपको दे रखा है 3/2। इसी फार्मूला को 1 माध्यम क्या है वायु, तो इसको हम लिख सकते हैं AN और दूसरा माध्यम क्या है कांच, ग्लास माने कांच, बराबर 1 अपान GNA। दूसरा क्या है कांच और पहला क्या है वायु, ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर आपको वायु के सापेक्ष कांच का पूर्णांक दे ANG, मान लो दे देता है 3/2 और पूछा जाए कांच के सापेक्ष वायु का पूर्णांक, यही तो उत्क्रमणीयता है। उल्टा वायु के सापेक्ष कांच का पूर्णांक दे दे और पूछा जाए कांच के सापेक्ष वायु का, तो क्या हो जाएगा ANG बराबर फार्मूला होता है 1 अपान GNA, उल्टा हो जाएगा। तो ये इधर हम GNA निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1 अपान ANG, अर्थात 3/2 का उल्टा 2/3। ये होती है प्रकाश की उत्क्रमणीयता। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का पूर्णांक दे दे और दूसरे के सापेक्ष पहले का पूछे तो जितना दे उसी का उल्टा कर दो। तो ANG बराबर 3/2, तो GNA पूछे तो 2/3। तो ये होती है प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। अब देखते हैं, अभी मान लेते हैं कि माध्यम क्या है 2 है, वायु और कांच। अगर 3 माध्यम दे दें, जब माध्यम 3 हो, 3 या 4 जो भी हो, और वो कैसे हो, जब समांतर माध्यम 3 हो। कैसे? ये पहला माध्यम हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा। पहला माध्यम मान लेते हैं वायु है, दूसरा माध्यम मान लेते हैं जल है और तीसरा माध्यम मान लेते हैं कांच है। फिर नीचे क्या है आपकी वायु। तो जब 3 माध्यम हो वो भी समांतर हो तो यही फार्मूला बिल्कुल लागू होगा। कैसे? वायु पहला माध्यम अर्थात 1N प्रकाश किरण आएगी, वायु से कहाँ प्रवेश करेगी जल में, तो अपूर्णांक 1N2 इंटू, फिर दूसरे में जाएगी जल से फिर कहाँ जाएगी कांच में, तो क्या आ जाएगा 2N3, फिर 3 से कहाँ आ रही पहले में, पहला वायु था यहाँ भी वायु है, तो इंटू 3N1 बराबर किसके होगा 1 के। जैसे ये आया है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका यहाँ गुणा करा देंगे तो ANG इंटू GNA बराबर क्या है 1 ही तो लिखा है, ANG इंटू फिर यहाँ से स्टार्ट GNA बराबर 1, ऐसे 1N2 फिर 2N3 फिर इंटू 3N1 बराबर 1। तो पहला माध्यम क्या है वायु है, तो वायु को हम एयर लिखते हैं यानी A लिख दें, N2 दूसरा जल है, जल को वाटर यानी W इंटू फिर दूसरा W, N तीसरा कांच है तो G इंटू तीसरा कांच है तो GN1 क्या है वायु, तो A बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब इसी में अगर हम ये मान निकालें WNG तो बराबर क्या आ जाएगा, ये 2 भाग में चले जाएंगे तो 1 अपान ANW इंटू GNA। अब देखो 1 अपान GNA को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपान GNA को क्या लिख सकते हैं हम ANG, तो 1 अपान GNA को हम इसको क्या लिख सकते हैं ANG, तो बराबर आ जाएगा ANG और बटे क्या लिखा है ANW। तो ये सूत्र निवेरकल में बहुत लगने वाला है, WNG बराबर ANG बटे ANW जब माध्यम आपके कैसे हो 3। तो ये होती है प्रकाश की उत्क्रमणीयता। अगर हमने बताया वायु के सापेक्ष अगर जल का अपूर्णांक दे तो ANW अगर दे 4/3
तो जल के सापेक्ष वायु का पूछे WNA तो उल्टा कर दो, कितना आ जाएगा 3/4। ये होती है उत्क्रमणीयता। अब उसी प्रकार जैसे माध्यम आपके मान लो 3 है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का पूर्णांक, फिर दूसरे के सापेक्ष तीसरे का पूर्णांक, फिर तीसरे के सापेक्ष पहले का पूर्णांक, तो 1n2 फिर 2n1 2n3 फिर 3n1। 1 क्या है वायु, A 2 क्या है जल, तो ANW इंटू WNG इंटू GNA इसी के अकॉर्डिंग आता चला जाएगा ये, क्योंकि 1n2 बराबर 1/2n1, 1 क्या है एयर है, 2 क्या है कांच है, ANG बराबर 1/GNA। तो इसका यहाँ गुणा करा देंगे तो क्या आ जाएगा 1, तो ANG इंटू GNA बराबर 1। तो 3 माध्यम है तो ANW WNG GNA बराबर 1। तो इस प्रकार हम प्रकाश की उत्क्रमणीयता के सवाल हम यहाँ से बहुत सारे लगा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।